हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आने वाली एग्जाम पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग ये जो 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जो पैटर्न था वो सेम फॉलो करके आपके लिए आज का सेशन लाया गया है। बट वो क्वेश्चन सेम नहीं होंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, बट पैटर्न जो होगा वो सेम होगा। तो आपको आज का सेशन कंप्लीट एंड तक के देखना होगा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कैसा पेपर आया था, किस टाइप का पैटर्न था, वो आपको पता करना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है पीजीसीएल का, ये आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। पार्ट 1 में जो होगा वो टेक्निकल होगा, 120 क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड पार्ट 2 में आपके 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें होने वाला है आपका इंग्लिश, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश जो है वो 15 मार्क के लिए आने वाला है और 20 मार्क के लिए होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ऐसे आपके टोटल 50 क्वेश्चंस हो गए, जो कि 50 मार्क के होने वाले हैं और 1/4 होने वाला है आपका निगेटिव मार्किंग। तो ये था आपका पेपर पैटर्न। आपको इसलिए मैंने पिछले सेशन में भी बोला था, इंग्लिश का देखा होगा तो, कि 50 मार्क आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आपको जो है वो नॉन टेक्निकल की भी अच्छे से स्टडी करनी होगी। ठीक है, आपको नॉन टेक्निकल को इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से स्टडी करनी होगी। आपको सेशंस यहाँ पे मिलते रहेंगे। सबसे पहले मैंने आपको जो भी पिछले साल जो पेपर हुआ था 2021 का, उसका एप्टीट्यूड का, जनरल इंग्लिश का और आज रीजनिंग का भी सेशन आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये देखा कि एग्जाम का लेवल क्या पूछा गया था, कैसा पैटर्न आया था एप्टीट्यूड में, कैसा इंग्लिश में आया था, और आज हम जो देखने वाले वो रीजनिंग का देखने वाले। तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि किस टाइप का पेपर था। अगर मैं ये बात करूं, मैंने पेपर जैसा देखा और मैंने जितना एनालाइज किया, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ, तो इंग्लिश इजी था, रीजनिंग भी बहुत इजी था, एंड एप्टीट्यूड जो था वो मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। तो आपको क्या करना है कि मैथ्स को, स्पेशली मैथ्स को जो 20 मार्क के लिए पूछा जाता है, जो कि काफ़ी मायने रखता है आपके पेपर में, आपके लिए एक एक मार्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं बार बार एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप कोई भी सेक्शन को प्लीज़ इग्नोर ना करें। ठीक है, भलाई आप कम टाइम दे, लेकिन डेली बेसिस पे आप नॉन टेक्निकल की स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखें। ठीक है, टेक्निकल आप डेली पढ़ते हो, उसके साथ आप इन 3 सेक्शन में से कोई एक सेक्शन को पिक कीजिए। आज मैथ्स कर रहे हो, टेक्निकल के साथ मैथ्स कीजिए, कल टेक्निकल के साथ इंग्लिश कीजिए, परसों टेक्निकल के साथ इंग्लिश रीजनिंग कीजिए। तो ऐसे रोटेशन वाइज आपको नॉन टेक्निकल को आपके टेक्निकल के साथ स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखनी होगी। और जो भी लोग ये पैटर्न फॉलो करेंगे, उन लोगों का सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं, और जो भी कंप्लीट स्टडी करता है उन लोगों का सिलेक्शन 100% होता है। तो आपको कोई भी सेक्शन को इग्नोर नहीं करना है। तो जितना पेपर देखा गया, तो पेपर देख के हमें ये पता चला है कि हमें मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी होगी, और इंग्लिश और रीजनिंग जो है वो ईजी लेवल का पूछा गया था। ज़रूरी नहीं इस साल भी उतने ही ईजी क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आने वाले जो सेशंस होंगे उस पे आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, इजी भी, मॉडरेट भी और डिफिकल्ट लेवल भी, ताकि कैसा भी पेपर आओ तो आप उस पेपर में अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे नंबर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। मतलब आउट ऑफ 50 मैं चाहती हूँ कि आप 40+ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरी सीरीज़ को फॉलो करना होगा, मेरे आने वाले सेशंस को फॉलो करना होगा, और मैं जिस तरह आपको स्टडी करने के लिए बोल रही हूँ उसी तरह आपको स्टडी करनी होगी। तो आपका डेफिनेटली आप 50 आउट ऑफ 40+ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको मैं यही बोलूँगी कि आपको डेली बेसिस पे नॉन टेक्निकल की स्टडी करनी होगी। अगर आप नहीं प्रैक्टिस में रहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चंस आप कर भी पाओगे, बट क्या होगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप टाइम ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आप क्या करोगे, कम समय में जो आपके पास जितना टाइम है उसमें आप बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसलिए क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका जो स्पीड हो वो इंक्रीज हो, और इंक्रीज स्पीड रहेगा तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर अप कर पाओगे। तो आई होप आपको जितनी भी बातें आपके साथ मैंने डिस्कस की आपको समझ आई होगी, और आप उस पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। तो आज हम देखते हैं हमारे रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस। आपको सेशन को स्किप नहीं करना है, कंप्लीट देखना है, ताकि पता चले आपको कैसा पेपर था, कैसे क्वेश्चंस थे, और वो सेम क्वेश्चंस नहीं है, डिफरेंट क्वेश्चंस है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन।
तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। Each of the questions below consist of a question and two statements number 1 and 2 given below it. You have to decide whether the data provided in the statement are sufficient to answer the question. इस टाइप के क्वेश्चन को बोला जाता है डेटा सफिशिएंसी। मतलब हमें एक क्वेश्चन दिया होता है और दो स्टेटमेंट्स दिए होते हैं और हमें ये पता करना होता है कि जो गिवन क्वेश्चन है उसका आंसर हम कितने स्टेटमेंट्स को लेकर कर पा रहे हैं, इधर 1 और 2, मतलब कि दोनों से भी कर पा रहे तब हम इधर 1 और 2 आंसर मारेंगे। सिर्फ ओनली 1 से कर पा रहे तो ओनली 1 आंसर होगा। सिर्फ ओनली 2 से कर पा रहे तो ओनली 2 आंसर होगा। दोनों से कर पा रहे तो बोथ 1 एंड 2 आंसर होगा। दोनों से नहीं कर पा रहे तो निदर 1 नॉर 2 आंसर होगा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। क्लास के अंदर कितने बॉयज है हमें ये पता करना है। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं और हमें देखना है कि हम दोनों स्टेटमेंट से आंसर कर पा रहे हैं क्या। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि द क्लास हैज़ अ टोटल 45 चिल्ड्रन। मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि 45 जो है वो चिल्ड्रन है। हमें क्या पता करना है, बॉयज़ पता करना है। क्या पता करना है, बॉयज़ पता करना है। चिल्ड्रंस कितने हैं, 45 है। एंड द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज़ 4:5। और रेशो कितना दिया है, बॉय इज टू गर्ल्स का 4:5 का दिया हुआ है। दैट मीन्स आप ये 45 टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है, उसमें से 4:5 का अगर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो है तो आप बॉयज़ निकाल सकते हो, यस निकाल सकते हो। आपको कंप्लीट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, इसमें हमें आंसर नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये पता करना है कि हम गिवन स्टेटमेंट से आंसर कर पा रहे या फिर नहीं कर पा रहे। आप कैसे निकालोगे मैं ये बताती हूँ आपको, लेकिन फिर भी आप बॉयज़ निकालना है तो क्या करोगे, 45 × 4/9 से इसे डिवाइड करोगे तो आप एग्जैक्टली नंबर ऑफ बॉयज़ को निकाल सकते हो। ठीक है, आपको आता ही होगा कि एक नंबर दिया है, अगर उसको कोई रेशो में बांटा हुआ है तो उसको किस तरह अलग अलग करके निकालना। 45 × 4/9 करोगे तो बॉयज़ निकल जाएंगे एंड 45 × 5/9 करोगे तो गर्ल्स निकल जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स हम पहले स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट को। The ratio of the girls to boys is 4:5 and boys are 9 more than girls. अब क्या बोला है कि यहाँ पे भी बोला है कि गर्ल्स से बॉयज़ का जो रेशो है, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा रेशो दे दिया, गर्ल्स से बॉयज़ का 4:5 का रेशो दे दिया। और उसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन ये दी है कि बॉयज़ जो है वो गर्ल्स से 9 से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा, बॉयज़ माइनस गर्ल्स इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, क्योंकि बॉयज़ जो है वो गर्ल्स से क्या है, 9 ज़्यादा है। तो बॉयज़ माइनस गर्ल्स इज इक्वल्स टू 9। अब रेशो कभी भी आधा अधूरा होता है, तो अगर मैं ये 5x - 4x करूँगी तो हम उसमें x ऐड करते हैं। ये रेशो आधा अधूरा है तो 4x और 5x हमारे गर्ल्स और बॉयज़ हो जाएंगे। अगर मैं बॉयज़ में 5x - 4x इज इक्वल्स टू 9 रखती हूँ तो 5x - 4x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू मेरा 9 आ जाएगा। और मेरे बॉयज़ कितने हैं, 5x है, तो 9 × अगर मैं 5 करती हूँ तो 45 बॉयज़ मेरे निकल जाएंगे। येस, मतलब मेरे सेकेंड स्टेटमेंट से भी मैं अलग से आंसर निकाल पा रही हूँ। दैट मीन्स क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर इधर 1 और 2, मतलब मैं पहले से भी आंसर निकाल सकती हूँ और मैं दूसरे से भी आंसर निकाल सकती हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा, इधर 1 और 2। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सागर वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। सागर क्या करता है कि 10 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। ठीक है, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। यहाँ पे आने के बाद वो 6 किलोमीटर साउथ में आता है। ठीक है, यहाँ तक क्या जाएगा। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। यहाँ से वो 3 किलोमीटर ईस्ट पे जाता है। अब क्या पूछा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। उसका स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कौन से डायरेक्शन पे है और कितने डिस्टेंस पे है, ये बातें पूछी जा रही है। तो जब भी ऐसा पूछा जाता है तो हम हाइपोटेनियस थ्योरम लगाते हैं, जो कि होगा हमारा 4 का स्क्वायर। ये 6 था तो ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 25 √25 कितना आ जाएगा 5। मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। बट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कौन सा आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो डायरेक्शन पूछा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो जहाँ पर है तो वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर्स पे।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड टू सिलोजिज्म है। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स गिवन है और कंक्लूजन्स गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्टेटमेंट्स को लेकर फिगर बनानी है और वो फिगर से हमें कंक्लूजन देखना है कि कितने करेक्ट है, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हम स्टेटमेंट से फिगर बनाएंगे। ऑल मेटल आर सिल्वर, तो हम बनाएंगे ऑल मेटल, पूरे के पूरे मेटल जो है वो क्या है, सिल्वर है, ठीक है। देन क्या बोला है, ऑल सिल्वर आर डायमंड, पूरे के पूरे जो सिल्वर है वो क्या है, डायमंड है, ठीक है। मैं सबकी सिर्फ इनिशियल लेटर्स लिख रही हूँ। देन बोला है सम डायमंड्स आर गोल्ड, कुछ डायमंड जो है वो क्या है, गोल्ड है। देन क्या बोला है, सम गोल्ड आर मार्बल, कुछ गोल्ड जो है वो क्या है, मार्बल है। तो अब यहाँ पे आप मार्बल है तो MAR लिख दीजिए, क्योंकि MM लिखोगे तो पहला क्या था, मेटल था, ठीक है। अब हमारा ये जो है ये फिगर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स हमने बना लिया। अब हम कंक्लूजन की ओर जाएंगे। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है हमारा, सम गोल्ड आर मेटल। कंक्लूजन में आपको क्या करना है, जो फिगर आपने बनाई उसमें देखना है कि आपको जो कंक्लूजन बोला जा रहा है वो आपको फिगर में ईजीली नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ईजीली नज़र आ रहा है तो वो करेक्ट हो जाएगा और नहीं नज़र आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, सम गोल्ड आर मेटल, कुछ गोल्ड मेटल बोले। अब गोल्ड यहाँ पे है, मेटल यहाँ पे, आपको नजर आ रहा है क्या फिगर में कुछ है, सम नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देन है ऑल मेटल आर डायमंड, पूरे के पूरे मेटल डायमंड है, यस हमें ये फिगर में नजर आ रहा है, ठीक है। ऑल मेटल आर डायमंड, ये जो है ये फिगर में है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देन क्या बोला है, सम सिल्वर आर मार्बल, कुछ सिल्वर मार्बल है, ये हमें फिगर में नजर आ रहा है क्या, सिल्वर इधर है मार्बल इधर है, दोनों का कहीं भी म्यूचुअली कुछ मर्जअप हो रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देन लास्ट क्या बोला है, सम गोल्ड आर सिल्वर, कुछ गोल्ड सिल्वर बोला है, ये गोल्ड है और ये हमारा सिल्वर है, ये दोनों मिक्स हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहा है। इन दोनों के बीच में कुछ म्यूचुअली आपको नजर आ रहा है क्या, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। मतलब सिर्फ और सिर्फ ओनली कंक्लूजन 2 जो है वो हमें फिगर में जैसा कंक्लूजन दिया है उस तरह हमें नजर आ रहा है, इसलिए ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया, बढ़ते हैं आगे। Next question, question number 4. In a row of students, Mohan is 13th from the left hand, Suman is 12th from the right hand and 18th from the left hand. How many students of Mohan's right? अब हमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन को बोलते हैं हम ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन, ठीक है। मोहन है ये, इसके लेफ्ट में, ठीक है, इसके लेफ्ट मतलब ये क्या बोला है, ये लेफ्ट हैंड से 13th भी पोजीशन पे, तो इसके पहले 12 लोग होंगे, ठीक है। अगर हमें टोटल लोग पता चल जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने पता चल जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल है उसमें से अगर 13 लोगों को माइनस कर देंगे, मोहन को मिलाकर 12 तो उसके लेफ्ट में और मोहन कितना है, 13th है, उसको मिलाकर अगर 13 लोगों को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मोहन की जो ये राइट साइड है यहाँ पे कितने लोग हैं, ये हमें पता चल जाएंगे, करेक्ट है। तो अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि टोटल स्टूडेंट्स को पता करना। अब ये कैसे निकालेंगे हम, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है उससे, क्या बोला है, सुमन इज 12th फ्रॉम द राइट एंड, ये सुमन है जो कि राइट एंड से 12th पोजीशन पे है, ठीक है, और एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और अगर इसे लेफ्ट हैंड से आप काउंट करोगे तो वो 18th आती है, तो इससे टोटल स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे। कैसे, अगर मैं 12 + 18 करती हूँ तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे इसमें से एक माइनस करना होगा। क्यों माइनस करना होगा, क्योंकि सुमन की पोजीशन मैंने 2 बार काउंट किए, राइट से भी काउंट किए और लेफ्ट से भी काउंट किए, और कोई भी एक ही बार हम काउंट कर सकते हैं। सुमन 2 है क्या, नहीं, सुमन एक ही है ना, इसलिए हमें एक क्या करना होगा, वो सुमन का पोजीशन माइनस करना होगा। तो कितना आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 29 स्टूडेंट। और मैंने आपको बोला था जब आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे, अगर आप उसमें से मोहन के लेफ्ट में 12 लोग हैं और मोहन कितना है, 13th हुआ, अगर इन 13 लोगों को निकाल दोगे, मतलब 29 में से अगर 13 लोगों को निकाल दोगे तो बचे हुए जो लोग रहेंगे वो मोहन के राइट वाले लोग रहेंगे। तो 29 - 13 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, जो कि मोहन के राइट में बैठे हुए रहेंगे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ नहीं था, हमें क्वेश्चन में ये बोला था कि मोहन 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, दैट मीन्स मोहन के लेफ्ट में जो है वो 12 लोग हैं और मोहन 13th पोजीशन पे। अगर टोटल नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स पता चल जाते हैं तो टोटल में से 13 लोगों को माइनस कर देंगे, तो जितने बचे वो मोहन के राइट में बैठेंगे। हमें निकालना था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। फिर हमने क्या किया, हमें एक स्टेटमेंट गिवन था, सुमन इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो हमने बताया कि वो 12वीं है राइट से और 18वीं है वो लेफ्ट से। अब 2 बार हमने सुमन की पोजीशन को कंसीडर किया था, मतलब कि सुमन के राइट में 12 लोग हैं और इधर 18 लोग हैं, तो 12 और 18 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। बट इसमें जो सुमन की पोजीशन थी वो 2 बार काउंट हुई थी, तो हमें एक बार माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि सुमन को हम एक ही बार कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने एक पोजीशन को माइनस किया तो बचा कितना, 29। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए, 29। अब इस 29 में से अगर मैं 13 माइनस कर दूंगी, 13 स्टूडेंट्स को माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा, मतलब मोहन तक के स्टूडेंट को माइनस कर दूंगी मैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मोहन के राइट में कितने बचे हुए, 16 बचे हुए। 29 माइनस 13 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगेन क्वेश्चन जो आता है वो सिलोजिज्म से आता है। ये जो आप आज जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये कंप्लीटली आपका जो पेपर पैटर्न आया था PGCEL का लास्ट ईयर जब भी हुआ था एग्जाम, उस टाइम पे जो पेपर पैटर्न फॉलो किया था वो सेम पेपर पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। बट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिफरेंट डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन डिस्कस करके कोई सेंस नहीं बनेगा, बिकॉज वो सेम क्वेश्चंस तो आने नहीं वाले हैं और सेम क्वेश्चन आपने काफ़ी बार देख भी लिए होंगे। आपकी प्रैक्टिस कुछ नए क्वेश्चन के साथ होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ जो सेशन लाया वो फ्रेमिंग जो है क्वेश्चन का वो सेम होगा बट आपको क्वेश्चन डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है, ऑल फर्नीचर आर जंगल। पूरा का पूरा जो फर्नीचर है वो क्या है, जंगल है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नो जंगल इज रोड होगा। वो रोड नीचे आ गया तो आपको वो रोड एक कंबाइन कंसिडर करना है। नो जंगल इज रोड। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। क्या बोला है, नो जंगल इज रोड, तो हम इसके यहाँ पे बना लेंगे नो जंगल इज रोड। ठीक है, देन बोला है सम रोड आर हिल्स। कुछ रोड क्या है, हिल्स है। समझ आया। आपको यहाँ पे नो जंगल इज रोड जो था वो नीचे शिफ्ट हो गया था, तो आपको वो कंबाइंड स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, नो जंगल इज रोड। ठीक है, अब हमारा फिगर जो है वो बन चुका है। अब हम कंक्लूजन की ओर जाते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है, सम रोड आर फर्नीचर। रोड और फर्नीचर के बीच में सम का रिलेशन नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, तो क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। नेक्स्ट क्या बोला है, सम जंगल आर फर्नीचर। कुछ जंगल फर्नीचर है ऐसा बोला जा रहा है। यस, ये करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा फर्नीचर अगर जंगल है दैट मीन्स कुछ जंगल ये फर्नीचर हो सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा फर्नीचर ही जंगल है ना, तो जंगल में का कुछ पार्ट फर्नीचर हो सकता है और फर्नीचर का कुछ पार्ट जंगल भी हो सकता है, क्योंकि रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, ऑल का रिलेशन है। ठीक है, तो सम क्या करेक्ट हो जाएगा। देन क्या बोला है, सम हिल्स आर जंगल। सम हिल्स आर जंगल, ये होगा। दिख रहा है कि आपको सम का रिलेशन बिटवीन हिल्स एंड जंगल, नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। The bar graph given below shows the spending of family income on various items and saving during 1993. Observe the graph and answer the following questions. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये जो हमारा गिवन क्वेश्चन है ये है डेटा इंटरप्रिटेशन से। ये जो क्वेश्चन है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन से। इसका मतलब ये होता है कि हमें एक फिगर दी हुई होती है और क्वेश्चन दिया होता है और वो फिगर को देख के हमें क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो हमें जो क्वेश्चन है, ये जो फिगर है, इस फिगर में जो हमें डेटा दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, फैमिली इनकम का दिया हुआ है, जो कि 1993 में स्पेंड हुई थी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द परसेंटेज ऑफ द इनकम स्पेंट ऑन क्लोथिंग एक्सिड्स का मीनिंग क्या होता है, माइनस। ध्यान में रखना, माइनस के लिए कौन से टर्म्स यूज होती है, मोर, लेस, एक्सिड, ग्रेटर। ये सारे अगर कीवर्ड्स आपको नज़र आते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको माइनस करनी होगी। क्या करनी होगी, माइनस करनी होगी। ठीक है, एक्सिड्स दैट ऑन सेविंग्स बाय। अब इनकम किस पे बोला है, क्लोथिंग पे। कितनी स्पेंड हुई है, 15% हुई है। ठीक है, 15%। एक्सीड बोला है तो क्या बोला मैंने आपको, माइनस करना होगा। किससे करना होगा, दैट ऑन सेविंग। सेविंग कितना दिया हुआ है, 12.5%, तो करेंगे 12.5% से माइनस। तो 15 माइनस 12.5 कितना हो जाएगा,
2.5। और यस, यही आंसर पूछा हुआ है, कुछ नहीं पूछा है कि इनकम जो क्लोथिंग पे स्पेंड किए जितने परसेंटेज वो कितनी एक्सिड हुई है सेविंग से, तो वो हुई है 2.5 से एक्सिड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप समझ सकते हो कि कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे, बहुत सिंपल होते हैं, बट कभी कभार क्या होता है कि हम गड़बड़ी में सिंपल क्वेश्चन को डिफिकल्ट समझ लेते हैं या फिर कुछ कुछ टर्म्स हमें पता नहीं होती है तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ को समझना होगा। धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे ताकि पेपर किस भी पैटर्न का हो, इजी हो, मॉडरेट हो या फिर डिफिकल्ट हो, हमें क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करते आने चाहिए। तो आपका आने वाले जो सेशंस रहेंगे उसमें आपका लेवल थोड़ा आपको मॉडरेट मिलेगा। आज का जो सेशन मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग 1993 वॉज 1 लाख, द सेविंग ऑफ द फैमिली इन 1993 वॉज। अब हमें ये बोला है कि 1993 में जो फैमिली का टोटल इनकम था वो 1 लाख रुपीज़ था, तो सेविंग कितना होगा ये हमें पूछा जा रहा है। अगर मुझे बताइए, अगर इनकम जो था वो 1 लाख था, ठीक है, और सेविंग कितना परसेंटेज है? 12.5% है, तो हम 1 लाख का 12.5% निकाल लेंगे जो कि कितना होगा? 12,500। बहुत ही सिंपल है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 लाख का 12.5% कितना हो जाएगा? 10% कितना हो जाएगा? 10,000 रुपीज़। एंड 2.5% कितना हो जाएगा? 2,500। ठीक है, तो 10,000 प्लस 2,500 कितना हो जाएगा? 12,500। तो वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इफ क्लाउड कैन बी कोडेड एज 59432 एंड रेन एज 1678, हाउ कैन अराउंड बी कोडेड? अगर आप देख रहे हो क्लाउड और रेन में तो कुछ भी लेटर्स जो है वो सेम नहीं हो रहे हैं और नंबर्स भी सेम नहीं आ रहे। दैट मीन्स जब भी ऐसा होता हो तो आपको क्या कंसिडर करना है कि जो इंडिविजुअल लेटर है वो अपने साथ अपना यूनिक कोड प्रेजेंट कर रहा है। जैसे सी का कोड हो जाएगा उस टाइम पे 5, एल का कोड हो जाएगा उस टाइम पे 9, ओ का कोड हो जाएगा उस टाइम पे 4। आपको इसमें कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है कि सी का कोड 5 कैसे आया एंड एल का 9 कैसे आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूनिक लेटर्स एंड यूनिक नंबर की कोडिंग है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो सबका जो कोडिंग है वो इंडिविजुअल है, कुछ भी उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमें जो निकालना है वो है अराउंड का कोड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, ए का कोड कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, तो ए का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आर का कितना दिया हुआ है? 1, तो आर का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओ का कितना क्या दिया हुआ है? 4, तो ओ का क्या हो जाएगा? 4। 6, 1, 4 हमें दो ऑप्शंस में नजर आ रहा है, ए एंड बी। ठीक है, तो फिर अब हम देखेंगे नेक्स्ट कोड हमें जो रहेगा वो हमारा आंसर उससे हम आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो यू है और यू का जो कोड है वो है 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको टाइम सेविंग करनी है, और सेविंग कैसे करोगे आप टाइम का? सेव कैसे करोगे आप टाइम को? आपको क्वेश्चन जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी अगर वो क्वेश्चन का आंसर करोगे तो आप टाइम सेव कर पाओगे। इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर पता करना ज़रूरी नहीं है। अगर आधे में से भी अब आंसर फाइंड आउट कर सकते हो तो फटाक से देखना है और आंसर मार्क करके आगे बढ़ना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। In each of the following questions, you are given 4 series of the questions with a question mark. You have to find out the answer for the question mark and that completes the series from the answer figure. अब हमें जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन सा ऑप्शन फिक्स्ड होगा ये हमें पता करना है। सबसे पहले ए फिगर को अगर आप देख रहे होगे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको कुछ कर्व नज़र आ रहा होगा। ठीक है, देन आप बी फिगर में देख रहे होगे तो आपको वो जो फिगर है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव हुई और 2 सर्कल्स हो गए, 2 जो कर्व हो गए। ठीक है, हम इसे हाफ सर्कल नहीं बोल सकते, कुछ थोड़ा सा कर्व्ड है। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे कि 2 कर्व्स आ गए, 1 के बाद 2 आ गए। और ऑप्शन डी में देखोगे तो क्या हो रहा है कि 4 कर्व्स है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने आपको बोला एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो रही है, पहले नीचे थी फिर कुछ इस तरह हुई, तो अभी आने वाली फिगर जो रहेगी वो कहीं ना कहीं कहाँ पर रहेगी? ऊपर साइड में रहेगी। और एक और चीज़ हुआ है कि पहले बारी में 1 कर्व था, सेकेंड बारी में 2 कर्व थे और फोर्थ में कितने? 4 है। दैट मीन्स बीच वाली में कितनी आएगी? 3 कर्व्स आएगी। तो 3 कर्व्स कौन सी फिगर में? 1, 2 एंड
ऑप्शन 5 में। तो हमारा जो ऑप्शन बीच का है, जो नंबर 3 के जो फिगर है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, बिटवीन 1, 2 और 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या बोला था, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रही, पहले नीचे हुई फिर इधर हुई, तो कहीं ना कहीं कहाँ पर होगी, अभी ऊपर की साइड होगी। और ऊपर का साइड हमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन 1 में दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 देख के आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बट ये थोड़ा मिस हो गया है, तो आपको उसको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ 1, 2, 3, 4 ही फिगर में ध्यान देना है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 1 जो है फर्स्ट फिगर जो है वहां पे प्लेस्ड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इज टी ग्रैंड मदर ऑफ क्यू, ये पूछा जा रहा है। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें पता करना है कि इसका आंसर हम कैसे कर सकते हैं। अब हमें क्या बोला है, टी इज टी ग्रैंड मदर ऑफ क्यू, क्या टी क्यू की ग्रैंड मदर है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो हम पता करते हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट लेते हैं और हम हमारी क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी इज द मदर ऑफ क्यू। जब भी फीमेल, आप मेरे जितने भी वीडियोस रहेंगे मैं आपको बता देती हूँ, फीमेल के लिए मैं सर्कल का साइन यूज़ करती हूँ, मेल के लिए मैं स्क्वायर यूज़ करती हूँ एंड कपल के लिए मैं स्टार यूज़ करती हूँ। ठीक है, समझ आया? आपको ये साइंस को अच्छे से ध्यान में रखना होगा। फीमेल के लिए सर्कल, मेल के लिए स्क्वायर एंड कपल के लिए स्टार मार्क। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था हमारा, P इज़ द मदर ऑफ Q। P क्या है, Q की मदर है। देन क्या बोला है, Q इज़ द सन ऑफ R। Q जो है वो सन है किसका, R का। दैट मीन्स P और R का रिलेशन क्या हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ का हो जाएगा, तो ये उसका हस्बैंड हो जाएगा। देन बोला है R इज़ द सन ऑफ T। R जो है वो सन है T का, तो हमने ये बना दिया। अब क्या बोला है, इस T ग्रैंड मदर ऑफ Q, क्या T ग्रैंड मदर है, क्योंकि हम ये पहले स्टेटमेंट से नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि T का जो जेंडर है वो डिफाइंड नहीं हुआ है, तो हम A से ये आंसर नहीं कर सकते। मतलब क्या हो जाएगा ये, इससे हम तो एग्जैक्टली आंसर नहीं बता पा रहे। अभी हमें इतना पता चला कि हमें सिर्फ 1 से तो आंसर इस क्वेश्चन का नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं सेकेंड वाले को। अब सेकेंड क्या बोला है, L इज़ द फादर ऑफ N। L इज़ द फादर ऑफ N, ये बना दिया। एंड N इज़ द डॉटर ऑफ T। N जो है ये डॉटर है किसकी, T की। मतलब कहीं ना कहीं T, अगर T क्या हो जाएगी फिर, L की वाइफ हो जाएगी, ये रिलेशन बन जाएगा। अब मुझे बताइए L एंड T से आप T, अब सेकेंड स्टेटमेंट में तो Q तो आया ही नहीं, तो सिर्फ आप Q से भी आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोला जा रहा है, क्या T Q की ग्रैंड मदर है, और Q तो सेकेंड वाले स्टेटमेंट में है ही नहीं। अब क्या हुआ, सिर्फ 1 से भी आंसर नहीं आया, सिर्फ 2 से भी आंसर नहीं आया। क्या हम इन दोनों को मिलाते तो आंसर मिल पाएगा क्या, तो हम मर्ज करके देखते हैं। तो T का रिलेशन सेकेंड वाले में जो बना था, T जो था वो फीमेल था, फिर उसका हस्बैंड जो बना था वो L था, एंड L का जो डॉटर थी वो थी N, तो हमने ये रिलेशन बना दिया। अब हमें T का जेंडर पता चल गया है। T क्या ग्रैंड मदर हो रही है, यस हो रही है। मतलब बोथ 1 एंड 2 को जब मैंने मिलाया तब मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रही हूँ। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम 1 एंड 2 टुगेदर। मतलब कि हमें दो, ये बोथ 1 एंड 2 को जब हम मिलाएंगे तब हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? अगर दोनों को मिला के भी नहीं आता तो आप आंसर क्या करते, बोथ 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन 4 सीरीज ऑफ क्वेश्चंस विद द क्वेश्चन मार्क। यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर फॉर द क्वेश्चन मार्क दैट कंप्लीट्स द सीरीज फ्रॉम द आंसर फिगर। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो आने वाला है फिगर उसे पता करना है। ठीक है, तो क्या हुआ है, पहले वाले में आप देख रहे हो ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर एंगल बना हुआ है और फिर सर्कल है। ठीक है, फिर क्या हुआ, सेकेंड फिगर में जो ट्रायंगल था वो नीचे शिफ्ट कर गया और वो जो बाकी जो एलिमेंट्स थे ना वो उसी के साथ शिफ्ट करके आगे मूव ऑन हो गए। मतलब ट्रायंगल नीचे आया, उसके बाजू में स्क्वायर आ गया, फिर उसके बाद जो था वो एंगल आ गया, फिर सर्कल आ गया। फिर अगेन नेक्स्ट सी में क्या हुआ, एंगल ने और नेक्स्ट प्लेस पे मूव ऑन किया, फिर स्क्वायर आया, फिर एंगल आया, फिर सर्कल आया। अगर ट्रायंगल यहाँ पे है तो नेक्स्ट पोजीशन ट्रायंगल की कहाँ पे होगी, यहाँ पे। कहाँ पे होगी, यहाँ पे। और वो कौन से फिगर में है, 1, 2 एंड 3। अब
तो हम किससे पता कर सकते हैं, हमें आगे की देखना पड़ेगा। ट्रायंगल के बाद क्या आता है, स्क्वायर आता है, स्क्वायर के बाद क्या आता है, एंगल आता है, एंगल के बाद क्या आता है, सर्कल आता है। तो आपको देखना है कौन सी फिगर में ट्रायंगल के नीचे सर्कल है, तो वो आपको दिख रहा है ऑप्शन 2 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। समझ आया? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस। ये है नंबर सीरीज का क्वेश्चन। हमें पता करना है कि आने वाला नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो ये सीरीज है 3 से 7, 7 से 15, 15 से 31, 31 से 63। आने वाला नंबर क्या होगा ये हमें पता करना है। तो हमें इनके बीच के क्या करना होगा, रिलेशन को पता करना होगा। ठीक है, अगर 3 में हम 4 ऐड करते हैं तो क्या आता है, 7 आता है। ठीक है, फिर 7 में अगर 8 ऐड करते हैं तो क्या आता है, 15 आता है। कहीं ना कहीं 4 का डबल 8 हो रहा है। अब 15 और 16 ऐड भी नहीं करो तो अगर आपने 7 - 3 किया, माइनस किया तो कितना बन रहा है आपका, 4 आ रहा है। ठीक है, +4 हो रहा है। फिर 15 में से 7 माइनस किया तो कितना आया, 8 आया, मतलब +8 हो रहा है। 7 + 8 15 हो रहा है। अब मैं 31 में से अगर 15 को माइनस करती हूँ तो कितना आता है, 16 आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये डबल होते जा रहा है। फिर 63 - 31 करती हूँ तो कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे समझ में आ चुका है कि हो क्या रहा है कि प्रीवियस नंबर का डबल हो रहा है। तो 32 का डबल अब कितना होता है, 64। और मुझे 64 क्या करना होगा, इसमें ऐड करना होगा। 63 + 64 कितना हो जाएगा, 127। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 127। समझ आया? कुछ नहीं था, जो डिफरेंस था हमने डिफरेंस निकाला। पहले 4 आया, फिर 8 आया, फिर 16 आया, फिर 32 आया। हर बार जो प्रीवियस नंबर आ रहा था उसका डबल नंबर जो है, आने वाला नंबर वो डबल आ रहा था। तो हमने क्या किया, 32 का डबल 64 किया और उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और सीरीज कैसे आगे ऐड हो रही थी, हर बार जो नंबर था वो आगे ऐड होकर आ रहा था, इसलिए हमने 64 को क्या किया, 63 में ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। AZ GT MN YB। जिन भी लोगों को अपोजिट लेटर्स याद होंगे उनके लिए ये ईजी होगा। क्यों? क्योंकि हमें अपोजिट लेटर पता होना इंपॉर्टेंट है। AZ BY CX DW EV, मतलब ये होते हैं अपोजिट। EV FU GT HS IR JQ KP LO MN। ठीक है, इनको बोला जाता है अपोजिट। ठीक है, अपोजिट लेटर्स। जैसे अगर आप ए से लेके, आपको इसके लिए क्या करना है, ABCDEFGHIJKLM एंड N। आपको क्या करना है, ए से लेके M तक के पहले लाइन में लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद जो लेटर्स आते हैं वो उल्टा आना है। ठीक है, M के बाद N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। तो आपको नज़र आ रहा होगा, देखो ये AZ का कॉम्बिनेशन बना, ये GT का कॉम्बिनेशन जो हमें क्वेश्चन में मैं बता रही हूँ, MN का कॉम्बिनेशन बना, देन हमारा क्या बना, YB का कॉम्बिनेशन बना। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, ये जो लेटर्स किसके साथ है, कॉम्बिनेशन के साथ में आए हुए हैं। अब उसमें भी क्या हुआ है, AZ के बाद डायरेक्टली GT आया, GT के बाद डायरेक्टली क्या आया, MN आया, तो नेक्स्ट क्या होगा, और उसके बाद YB आया। तो आप A से G की तरफ जाते हो तो हो ये रहा है कि A + 6 लेटर्स ऐड हुए, B C D E F G, मतलब कि जो 6th लेटर है वो कंसिडर किया गया। फिर G से आप M की तरफ जाते हो तो अगेन 6 लेटर्स ऐड हुए। G के बाद क्या आता है, G H I J K L M, 6th लेटर आया। तो M के बाद अगेन आपको 6th लेटर कंसिडर करना होगा, जो कि होगा N O P Q R S। S होगा, मतलब कि सबसे पहला लेटर जो होगा वो आपका S होगा, और वो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन C में। और S के साथ जो कॉम्बिनेशन किसका आता है, H का आता है, SH। तो SH यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगा और ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। D इज द ब्रदर ऑफ B। D इज द ब्रदर ऑफ B। M इज द ब्रदर ऑफ B। M इज द ब्रदर ऑफ B। K is the father of M. K is the father of M. T is the wife of K. T is the wife of K. How B is related to T. B का रिलेशन पूछा है T के साथ। B का जेंडर डिफाइंड है क्या? नहीं। B का हमें जेंडर मिला था क्या? नहीं मिला था। मिला था क्या? नहीं मिला था। आंसर क्या हो जाएगा? सन और डॉटर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सन और डॉटर, क्योंकि टी के साथ रिलेशन पूछा है। बी का रिलेशन नहीं पता है, डी का पता है। डी क्या उसका?
बेटा है, m क्या है उसका बेटा है, लेकिन b क्या है नहीं पता है। हमने फिगर बनाई तो हम जेंडर डिफाइन कर पाए क्या, नहीं कर पाए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ईदर सन और डॉटर। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अगर आप ये सीरीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होगे तो पहला का रिलेशन दूसरे के साथ है तो तीसरे का रिलेशन क्या होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, अगर आप इसे अच्छे से देख रहे होगे तो ए का Z अपोजिट आया, D W अपोजिट आया, H S अपोजिट आया, M N अपोजिट आया। दैट मीन्स ये जो लेटर्स है इसके सारे अपोजिट लेटर्स जो होंगे वो आंसर होगा। C का क्या आता है, X आता है। X कितने ऑप्शंस में गिवन है, A C और D में गिवन है, तो आगे देखना पड़ेगा। F के बाद क्या आता है, FU होता है। ठीक है, J Q होता है और L O होता है। इसके लिए आपको अपोजिट याद होने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं भी याद है तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद में मैंने जिस तरह बताया A to M लिख लेना और M के नीचे N से फिर रिवर्स में सारा Z तक के एक के नीचे एक लिख लेना, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये भी एक लॉजिक ध्यान में रखना है कि अपोजिट वाला भी एक लॉजिक होता है। ठीक है, या फिर आप याद भी कर सकते हो AZ BY CX TW EV FU GT HS IR JQ KP LO MN। अगर आप कंटिन्यूसली 10-20 बार बोलोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फिर, XUQL। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जैसे कि आपको पेपर पैटर्न पूछा गया था उसी वे में आपके साथ आज 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। जो भी आपका डिफ़िकल्टी होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। जैसे कि आपका पेपर पैटर्न था अकॉर्डिंग टू दैट यही सेम सेशन बनाया गया। आने वाले सेशंस जो होंगे वो अब जो आपका लेवल होगा वो थोड़ा और मॉडरेट लेवल होगा और भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपके कवर अप किए जाएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को प्रेस करना है ताकि जब भी नया वीडियो है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स का शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।